नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज से अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता से 8वां पॉइंट, जिसका नाम है भौतिकवाद। ठीक है, भारत की खोज से भौतिकवाद हम पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का ये 8वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भौतिकवाद को हम पदार्थवाद या हम मैटेरियलिज्म कह सकते हैं। तो चलिए, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। ठीक है, हमारा यानी भारतीय जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। ठीक है, यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। ठीक है, बहुत से अभी भी हम आपसे कहते हैं कि बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, पुराण है, वेद है, इन सभी को हम रियल में नहीं पा पाए। ठीक है, बहुत से आक्रमण हमारे देश पर हुए जिससे कि एक रियल जो लिखा गया था भोजपत्र या ताड़पत्र पर, वो हमें नहीं मिला और उसके कुछ साक्ष्य मिले तो उससे बनाकर लोगों ने लिख दिया गया। रामायण महाभारत हम पढ़ लिया करते हैं। ठीक है, गजनवी ने आया, गोरी ने आया, ये सब पूरा एकदम लूट के हमारे देश से सभी साहित्य लेते गए थे और कुछ साहित्य हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में छोड़ दिया, खो दिया था बहुत बड़े हिस्से से। फिर है बहुत सी, अब यहाँ पे कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ था। ठीक है, तो पहले लोग ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा करते थे। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। ठीक है, बहुत सी भारतीय पुस्तकें भारत में नहीं मिली, लेकिन चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिले हैं। जो पुस्तकें खो गईं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। ठीक है, जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद यानी मटेरियलिज्म पर लिखा गया पूरा लिटरेचर था, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। ठीक है, इन सभी साहित्यों का जो हवाला होता है, इनके बारे में हम जानते हैं तो सिर्फ आलोचनाओं से मिलता है। ठीक है, आलोचक आलोचनाएं करते हैं जिससे कि हमें इनके बारे में जानने सुनने को मिलता है, या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूपों में किया गया है। ठीक है, फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। ठीक है, और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व यानी 4वीं शताब्दी में रचित, अब पूछ देगा कि कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र को किस शताब्दी में लिखा गया था? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना को क्या है? अर्थशास्त्र है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूपों में किया गया है। फिर है भारत में भौतिकवाद के रूप के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। ठीक है, भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य और पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों के
ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। ठीक है, जो भौतिकवादी थे वे विचार और धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का जो है इन्होंने विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये भौतिकवादियों ने कहा है कि वेदों, पुरोहिताइयों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। विश्वास जो हमारी बिलीफ है, फेथ है, ये हमारा फ्रीडम है, ये बहुत ही हम स्वतंत्रता पूर्वक जिस पे चाहें उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये किसी के ऊपर से दबाव नहीं होता है कि आप इस पर ही विश्वास करें। ठीक है, और कहते हैं कि यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अतीत के जो प्रमाण हैं, अतीत तो बहुत कुछ माना है, छुआछूत माना है, बर्थ मैरिज माना है, तो अब इस ज़माने में जो है इन सभी चीज़ों को समाज से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है, परंतु अभी भी ये पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जो वे लोग थे वे अपने आप को जो है अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों का की से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। ठीक है, उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। कहते हैं कि यहाँ पे इस संसार का ही माना जा सकता है। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। ठीक है, वर्तमान जो पदार्थ है और इस संसार को ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है। ठीक है, और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। ठीक है, नैतिक नियम, बहुत से नियम हैं, उसमें नैतिक नियम जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। इस तरह से हमारा पार्ट 8 अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि ये कक्षा 8 NCERT के पाठ्यक्रम में भारत की खोज का संक्षिप्त रूप जो है सम्मिलित है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी आने वाली नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहें। धन्यवाद।